हे गाइस, एनिमे बाकुतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो टावर गॉड की लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक शॉकिंग कैरेक्टर को जिसकी एंट्री हो चुकी है फ्लोर डेथ में, और ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस गैरम जहाज है जो कि काफी इंटरेस्टेड है बैम से मिलने में। और आखिर एनरी और बैम के बीच में क्या सिमिलरिटी है, ये सब चीजें हमें गैरम जहाज से शायद आगे पता लगे। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे यूरी और उसके साथ के लोग भी काफी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं चाह के इमोर्टल बीइंग को हराने में। तो इससे पहले स्टोरी में आगे बढ़े आप नीचे लाल बटन दबा सकते हैं जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो में आगे। हम देखते हैं गेटकीपर को जो ही सोच रहा था क्या कि गैरम को इन आउटसाइडर में इतना इंटरेस्ट क्यों है। जब वो बैम को देख के सोच रहा था कि उरेक मजीनों के बाद ये पहली बार है जब गैरम ने किसी बाहर के लोगों में इंटरेस्ट दिखाया है। इसके साथ ही मन में सोचता है कि इसके पास लगता है कोई चॉइस नहीं है, इसे इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देना होगा। ये बात सुन के हॉकनी भी काफी सरप्राइज होता है कि बोला ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे गेटकीपर इन दोनों को बताता है कि स्पेशली सिर्फ इन दोनों को यहाँ पे एंटर किया जाने की इजाजत दी जा रही है जो कि अपने सोल के साथ यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। और ये चीज सुन के तो हॉकनी अब और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। लेकिन यहाँ पे गेटकीपर कहता है तुम्हें मेरे ऐसे करने का रीजन अंदर पता लग जाएगा। उसके साथ ही वो सोल वापस भी कर देता है जो कि उसने बैम और हॉकनी से लिया था। लेकिन के साथ ही इन्हें एक वार्निंग भी देता है कि तुम ये बात याद रखना कि अपने सोल के साथ तुम दोनों सिर्फ यहाँ पे एक हफ्ते तक ही रह सकते हो, क्योंकि अगर ये इससे ज्यादा यहाँ पे रहते हैं तो एक तरीके से एक शिकार बन जाएंगे जो लोग यहाँ पे पहले से रहते हैं यानी कि डेड लोग। और अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं तो इन्हें उस समय से पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके अगले कुछ समय बाद ही हम देखते हैं माता और उसके बाकी लोगों को फ्लोर डेथ के अंदर एंट्री करते हुए, जो कि देखने में काफी डरावनी जगह लग रही थी। जब बैम भी आसपास अपनी इन सारी चीजों को देख रहा था और फील कर रहा था कितना ज्यादा अजीब और डरावना भी है। जब हॉकनी से पूछता है कि जो रेड वाटर हमने जस्ट पास किया वो क्या था, हॉकनी से बताता है कि वो खून है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की बॉडी से निकला था और एंट्री के टाइम पे जो चीज हमने देखी थी ये वहीं से आ गया है बह के। लेकिन चीजें सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है, ये ब्लड एक तरीके से हाई कंसंट्रेशन शिंशु है जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी यहाँ के लोगों के लिए ताकि वो जिंदा रह सके यानी कि मरे रह सके एक तरीके से। इसके साथ ही हॉकनी यही बताता है कि फ्लोर डेथ के जिस इनर एरिया में ये लोग अब जा रहे हैं वहाँ पे शिंशु की डेंसिटी काफी कम है और इसीलिए पैसेज बनाए गए हैं ताकि बाहर से ब्लड अंदर की तरफ फ्लो कर सके और अंदर शिंशु की एबिलिटी लोगों के काम आ सके। जहाँ ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे जो ब्लड वेसल्स है एडमिनिस्ट्रेटर की इस कॉर्प्स के अंदर वो एक तरीके से काम करती हैं और ब्लड को इनवर्ट की तरफ फ्लो करवाती हैं। इन्हें हम होल कह के बुलाते हैं जहाँ पे काउंटलेस ब्लड वेसल्स है। ऐसे ने ये नहीं पता कि आखिर ये सारी चीजें किसने बनाई हैं, लेकिन ये होल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि अंदर रहने वाला एक वॉरलॉर्ड इस जगह को अपने अंदर कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है काफी टाइम से। ऐसे ही उतनी बड़ी दिक्कत नहीं इनके लिए क्योंकि इन्हें सिर्फ एंट्री चाहिए फ्लोर डेथ में और ये उन टाइनी ब्लड वेसल का भी यूज कर सकते हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेंजरस और कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर वो इन टाइनी वेसल्स का यूज करते हैं। लेकिन तभी हॉकनी जहाँ चीज एक्सप्लेन कर रहा था उसका फ्रेंड माता आता है और उसे खींच के दूर की तरफ ले जाता है ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कुछ सेकंड्स के लिए। माता यहाँ पे पूरी तरह से अंदर से हिला हुआ था। वो हॉकनी से पूछता है आखिर तुम भला किन लोगों को अपने साथ लेके आ गए हो, एक ऐसा बच्चा जो कि पूरी तरह से वियर्डो है। आखिर कौन से ऐसे बंदे होते हैं जिसके अंदर इतनी सारी सोल होती है और उसके साथ इसके पास एक स्ट्रेंज शिंशु भी है। और चीजें यही खत्म नहीं होती, चीजें इतनी अजीब है कि यहाँ पे गेट कीपर ने भी तुम्हें वापस अंदर आने दिया वो भी बिना तुम्हें सोल को लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीजें अब एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाली हैं? लेकिन हॉकनी की स्माइल के साथ कहता है कि लेकिन ये अच्छा नहीं एक तरीके से, इसकी वजह से मैं अलाइव ही फ्लोर डेथ के अंदर जा पा रहा हूँ। लेकिन माता अभी भी संतुष्ट नहीं था। जहाँ पे हॉकनी कहता है कि अच्छी बात नहीं है कि तुम इसे डेंजरस समझ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पास एक अजीब तरह की पावर है, और जहाँ तक मैंने इसे अभी तक देखा है मुझे कहीं से भी एक बैड पर्सन तो बिल्कुल नहीं लगता। तो माता को भी यही सोचने के लिए कहता है कि बिना किसी मतलब के किसी भी शक नहीं करना चाहिए। जब माता इन सभी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था और वो अग्नि से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस बंदे से रिलेट कर सकते हो? अग्नि पे पूछता है क्या कि रिलेशन का क्या मतलब है। माता के कहने पर अग्नि समझ जाता है क्या कहना चाह रहा है और कहता है कि हाँ मैं भी उसके ऐसे सिमिलर फील कर सकता हूँ कि कैसा दिखने में अजीब होना और एक अलग तरह की पावर होने से लोगों को फील होता है। तभी वही बहुत अजीब सी चीज देखते हैं कि माता काफी खुश हो गया है और हॉकनी को दोनों हाथ से झकझोरते हुए कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, तुमने पहला स्टेप ले लिया है दोस्ती की तरफ और इस तरह की कीनशिप होती है। दूर से बैम इन लोगों को देख रहा था जहाँ पे माता काफी एक्साइटेड था ये कहते हुए कि तुम्हें पहला एक पोटेंशियल फ्रेंड कैंडिडेट मिल गया है और इसके लिए उसे काफी बधाइयां भी दे रहा था।
जब हॉक ने समझाता है कि चीजें ऐसी नहीं होती, लेकिन माता बार बार फ्रेंड फ्रेंड चिल्ला रहा था। वही माता कहता है ये भी अच्छा है कि अपने दोस्तों से बिछड़ गया, तुम इसकी हेल्प भी ले सकते हो अपनी पिक्चर ढूंढने में। जो हॉक ने कहता है मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। इसी इंस्टेंट वो लोग ये नोटिस करते हैं कि किसी ने बाहर से फोर्सफुली पेनी लैक का मुंह खोल दिया है, और हम देखते हैं किसी को अंदर आते हुए। ये कोई और नहीं बल्कि गैरम जहाज थी, जो कि ठीक इन लोगों के सामने आ गई थी और इस माइंड लैब को कंट्रोल करने वाले ऑर्ब के ऊपर बैठी थी। जहाँ पे माता इसको देखती पूछता है कि आखिर तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पे गैरम बैम को देख के कहती है कि जब मैंने तुम्हें इतने पास से देखा है तो मुझे लगता है कि तुम और भी ज्यादा क्यूट हो। तो वो बैम को कॉम्प्लीमेंट कर देते हुए ये भी कहती है कि तभी मैं सोचूं क्या कि दो प्रिंसेस और जहाज तुम्हें इतने टाइम से फॉलो क्यों कर रही हैं। माता अब गरम जहाज से थोड़ा सा इरिटेट हो गया था और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ बैठे हो अभी, चलो हटो वहाँ से। जहाँ पे हॉक ने अपने फ्रेंड को कहता है माता चुप हो जाओ, ये वुमेन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जितने भी लोगों से मैंने आज तक मिला इस टावर के अंदर। जहाँ गरम जहाज भी इन्हें नोटिस कर लेती है और वो हॉकनी की आइज को भी नोटिस करते हुए कहती है कि कितनी अनयूजुअल आइज हैं इसकी। वहीं गरम ज्यादा वापस बैम से बात करने लगती है और कहती है कि जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे तुम थोड़े से अलग हो, ऐसे तो मुझे पता ही था कि तुम उरेक जितने तो रफ नहीं होगे। ये नाम सुनते बैम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और गरम जहाज से पूछता है क्या तुम उसे जानती हो, जिसपे गरम जहाज कहती है बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उस जैसे उल्लू के पट्टे को ना जानती हूँ। और इसके साथ ही वो मैनी लैक को कंट्रोल करते हुए कहती है कि हमें पहले कहीं और चलना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। माता उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम देखते हैं गैरम जहाज को जो कि वहाँ पे डेस्टिनेशन फिक्स कर देती है नॉर्थ सिटी की और कमांड करती है मनी लैक्स को ही कहते हुए कि चलो मेरी डेस्टिनेशन पर। जहाँ हम देखते हैं इस खतरनाक से मॉन्स्टर को जो कि वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं सीन फोकस करता है यूरी और बाकी लोगों पे, जहाँ पे यूरी सोच रही थी कि आखिर पहले से भी और ज्यादा कैसे आते जा रहे हैं, मैं इनसे इतनी देर से लड़ रही हूँ लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहे। वो इवान से भी इसलिए पूछती है कि भला हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन पे, जिसमें इवान कहता है भला हम लोग क्या करने लगे एक इमोर्टल क्रीचर के सामने, हमें सिर्फ भागना चाहिए। जो सुनकर यूरी कहते हैं डैम इट। इससे कुछ मोमेंट बाद ही यूरी एक ऐसी जगह ढूंढ लेती है जो कि इतनी ही जगह थी जहाँ पे लोग आराम से छुप सकते थे और ये बड़े बड़े बाग्स वहाँ पे नहीं आ सकते थे। और इसलिए इवान कहती है कि तुम बच्चों को लेके यहीं से चले जाओ, और एक स्माइल के साथ ये भी कहती है कि भागना मुझे शोभा नहीं देता। इसके साथ ही अपने रेड वेलवेट अटैक को यूज करने वाली होती है, ये कहते हुए कि मैं इतना तो पक्का इंश्योर कर दूंगी कि कुछ टाइम के लिए लोग हमें फॉलो ना कर पाए। और जब इवान यूरी को रोज शावर का इस्तेमाल करते देखता है कहता है इंसेन गर्ल आखिर भला क्या करना चाहती है, वो इसका सही में दिमाग खराब हो गया है। और वो भागते हुए मन में सोचता है कि हम लोग सही में मारे जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। और तभी हम एक लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि इवान से पूछती है क्या तुम जीवल ग्रेस के साथी हो। ये लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पे लड़की काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज भी थी कि आखिर ये पक्का यूरी जहाद होगी, क्योंकि उसने भी नोटिस कर लिया था यूरी के उस अटैक को। वहीं कून जब इस लड़की को देखता है अपने मन में सोचता है इसके भी लाल बाल है ठीक र्यून के जैसे। वही लड़की हंसते हुए कहती है कि मुझे र्यून ने यहाँ पर आने के लिए कहा था, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि गैरम जहाज इस मैनी लैक को यूज करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी। तो ये चीज माता को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन हॉक ने समझाता है तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा वरना तुम बहुत आराम से मारे जा सकते हो। मतलब ऐसे तो टेक्निकली वो मरे हुए ही हैं पर फिर भी। वही बैम अपने मन में सोच रहा था कि ये उरेक को जानती है तो भला ये है कौन। लेकिन अभी तक की सिचुएशन से बैम एक चीज तो जानता था कि पक्का किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, और कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद ये मेरे बारे में कुछ जानती हो। और ठीक स्टूडेंट पे गैरम इनको बताती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। जहाँ पे गैरम साहब इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम सही में काफी तेज हो मैनीटोज। जहाँ माता भी चिल्लाता है इसका नाम मैनीलैग है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और हम देखते हैं पहली बार फ्लोरोडेथ के नॉर्दर्न एरिया को जिसका नाम है नॉर्थ सिटी, जहाँ पे गरम साहब इन सभी का स्वागत करती है। जहाँ का मौसम काफी आज ठंडा था। वहीं गरम साहब अब मैनी लैक से नीचे उतर जाती है और कहती है कि यहाँ से हम दूसरे बीस्ट का यूज करके आगे बढ़ेंगे, इसलिए नीचे आ जाओ। लेकिन मातों को ये बात भी पसंद नहीं आती। जब चिल्लाते हुए कहता है पहले तो तुम हमें जबरदस्ती यहाँ पे लेके आ गई बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और अब तुम्हें यहाँ से भी अलग तरीके से जाने के लिए कह रही हो। बोला तुम सोचती कौन हो कि तुम कौन हो जिसकी बात हम सुनेंगे। जहाँ पे गरम से इतनी सी बात कहती है अगर तुम नहीं आना चाहते तो तुम दोनों रुक सकते हो, मुझे वैसे भी सिर्फ इस लड़के से काम है जिसने कोट पहन रखा है, तुम दोनों चाहो तो यहाँ से वापस भी लौट सकते हो। लेकिन वो बैम को किसी भी केस में वापस नहीं जाने देगी क्योंकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस के पास है जो उसे बैम को देना है। और अब बैम भी एक डिसीजन लेता है, वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि मुझे इसको फॉलो करना है। माता कहता है काफी सस्पिशियस वूमन है, क्या तुम सही में इसको फॉलो करना चाहते हो। जहाँ पे बैम कहता है कि शायद इसे वो बात पता है जो ढूंढते मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो हॉक नहीं तो देख के कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अब हमें अपने अपने रास्तों में जाना होगा।
लेकिन माता यहाँ पे कहता है कि हम इतने टाइम से तुम्हारे साथ हैं और अगर अब जाना ही है तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते इस लड़की के भरोसे। वो अग्नि तरफ देख के कहता है कि वैसे मुझे बुरा लग रहा था इसे अकेले भेजकर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जहाँ अग्नि कहता है लेकिन मुझे अपनी पिक्चर भी ढूंढनी है, जिस पर माधव समझाते हुए कहता है कि एक दिन में क्या बिगड़ेगा भला, और थोड़े से सीरियस लुक के साथ कहता है कि शायद तुम्हें भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए यहाँ पर। ये बात सुनकर हॉक ने भी थोड़ा सा सोचने पड़ जाता है कि आखिर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। वहीं गैरमजाद अपने बीस्ट को बुलाती है जिसका नाम था यादू, और यहाँ पर हम एक उड़ने वाले इंसेक्ट को देखते हैं जिसका नाम था जाइंट विंग बीस्ट याडू। इसे देखकर माता काफी सरप्राइज और शॉक हो गया था, जो कहता मैंने आज तक पहले कभी भी किसी उड़ने वाले बीस्ट को किसी तरह कंट्रोल करते हुए नहीं देखा, क्या सब पॉसिबल भी है? जैसे समय बीत रहा था उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रियलिटी में लड़की हो कौन सकती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उस बीच के अंदर थे, जहाँ पे माता काफी इम्प्रेस था इस जगह पर आकर। गैरमजाद इन दोनों को इसी जगह पे रुकने के लिए कहती है और बैम को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। माता इनको जाते हुए देखकर सोचता है आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हॉक ने समझाता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के चीजों में इंटरेस्ट उतना नहीं होना चाहिए। वही अब गैरमजाद बैम से कहती मुझे पता है तुम समय काफी क्यूरियस हो गए काफी सारी चीजों को लेकर, और लेकिन अब यहाँ पे हम ही दोनों सिर्फ हैं, तो तुम जो भी चाहो मुझसे पूछ सकते हो। जब बैन सबसे पहले ये पूछता है कि तुम कौन हो, और यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए गैरमजाद बताती है कि मेरा नाम है गैरमजहाद और मैं एक प्रिंसेस ऑफ जहाद हूँ, जो कि ऑफिशियली इस टावर के अंदर मिसिंग है काफी लंबे समय से, जिसके पास 2 13 सीरीज के वेपन है। मैम जब ये बात सुनता है काफी सरप्राइज होता है कि आखिर एक प्रिंसेस ऑफ जहाद है, और उसे यूराहा की दी हुई इन्फॉर्मेशन भी याद आती है जहाँ उसने कहा था कि तुम्हें उसके घर को ढूंढना होगा जहाँ पे प्रिंसेस ऑफ द डीप कलर सी रहती है, और वहाँ उसे तुमसे पता लगेगा कि आखिर वो जगह कहाँ पर है जहाँ पे 3 झरने बहते हैं, क्योंकि वहाँ पहुंचकर अगर वो रेड लाइट को फॉलो करते हैं तो उन्हें वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे भी थ्रोन फ्रेगमेंट है। उसे अब एक बार में ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है यूरा ने जो इन्फॉर्मेशन ने दी थी वो सही में सच है। लेकिन मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या कि प्रिंसेस और जहाद ऐसी जगह पर क्या कर रही है, जिसपे गैरम कहती है मैंने तुम्हें अभी बताया था मैं मिसिंग हूँ, या ऐसा कहा जाए कि मैं गायब हो गई थी 2 13 सीरीज के साथ। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने एक तरीके से जहाद फैमिली को धोखा दिया है और मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ। गैरमजाद एक लंबी सी सांस लेते हुए कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सच पता लगा लिया था जहाद फैमिली के बारे में, ऐसी चीजें जो मुझे पता नहीं लगानी चाहिए थी, जैसे कि वाला हम लोग क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं एज अ प्रिंसेस और हम क्यों लड़ते हैं, हमारी जैसी प्रिंसेस वाला पोजीशन में और ज्यादा हायर क्यों नहीं जा सकती, या फिर किस तरह का पर्सन है आखिर इनका पिता यानी कि किंग जहाद, और तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में भी। जब मैं इस बात को सुन के काफी सरप्राइज हो गया था और इससे पूछता है तुम मेरे बारे में जानती हो? गैरमजाद कहते हैं बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत लंबे समय से जानती हूँ, लेकिन हाँ ऐसे तो मुझे कंफर्म पता नहीं था, ना ही मेरा ऐसा कोई विश्वास था कि तुम सही में एग्जिस्ट करते हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें जानो कि तुम असल में हो कौन। और यहाँ पे गैरमजाद एक काफी अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ बैम से पूछती है क्या तुम सही में जानना चाहते हो अपने बारे में, अपनी असलियत। जहाँ बैम भी इस चीज को लेके काफी एक्साइटेड और क्यूरियस था और कहता है कि हाँ कुछ भी बता दो। गैरमजाद कहती है ठीक है मुझे जितनी चीजें पता है उनमें से कुछ चीजें मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो बातें तुम यहाँ पे सुनने वाले हो उसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी और बाकी लोगों को जो कि अब सेफली एक रास्ते से कहीं जा रहे थे उसी लड़की को फॉलो करते हुए, और यूरी यहाँ पे इस लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हें रून ने कहा था हमें रास्ता दिखाने के लिए। जहाँ ये रेड हेयर वाली लड़की इन्हें कहती है कि हाँ, और वो पहले से ही अंदर आ चुकी है। इस बात को सुनकर डोर सी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और चिढ़ते हुए कहती है मुझे पता था कि वो लड़की सबसे आसान रास्ता अपने लिए बचा के रखेगी, मुझे तो पहले से ही शक था कि उसे यहाँ के बारे में बाकियों से ज्यादा पता है। जहाँ पे कून भी इस चीज को नोटिस करता है, वहीं पे अब यूरी काफी गुस्सा थी और नाराज थी इवान के ऊपर, जो कह रही थी कि हमारे गाइड इवान का क्या, जो कि बहाने मार रहा था कि इस जगह पे जो गाइड होते हैं उनकी भी सेंस ऑफ डायरेक्शन खत्म हो जाती है, और वो धमका तो ये भी कहती है लगता है समय आ गया है कि मैं अपनी गाइड बदल लूं। जहाँ पे इवान सोच रहा था कि काफी अजीब चीज है, और तभी ये लड़की यूरी से बात करते हुए कहती है कि प्रिंसेस रून ने मुझे आपसे एक फेवर मांगने के लिए कहा है बदले में, ताकि मैं आपको ये रास्ता दिखा सकूं। जहाँ यूरी चीज को काफी ध्यान से सुन रही थी कि आखिर फेवर क्या है। वही रेड हेयर वाली लड़की उन्हें कहती है कि आपको पक्का ये फेवर देना ही पड़ेगा बदले में कि मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ। जहाँ पे इवान मैंने सोचता है कि मतलब यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है ना। जहाँ ये लड़की ने बताती है कि यहाँ पे एक बहुत ही बैड पर्सन रहता है और रून ये चाहती है कि इसका खात्मा करना होगा। जो सुन के इवान पूछता है कि कौन है वो, और यहाँ हमें बताया जाता है कि पर्सन है साउथ सिटी का रूलर। हम प्रेजेंट में साउथ सिटी के रेड फोर्ट्रेस को
स्टोरी देखते हैं जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पता लगी थी कि कैसे आज बाहर के आउटसाइडर अचानक से गायब हो गए जो फ्लोर डेथ के अंदर घुस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इसे सेम मोमेंट पे पोल लड़की यूरी को बता रही थी यहाँ के रूलर के बारे में। वो बंदा जो कि अपनी किस्मत को नहीं मानता उसे ठुकरा दिया है और कंट्रोल करना चाहता है शिंशु को, जिसने अपने ओनर को खो दिया था। और ये बंदा, इसका नाम है डेवी जॉन्स और यहाँ इसे जाना जाता है किंग हेल जो के नाम से। इसी सेम मून पे हम देखते हैं इस बंदे को भी, जिसके सामने इसके सेवक जो कि देखने में काफी अजीब से लग रहे थे, इसे बताता है कि कराका भी यहाँ पे बहुत जल्दी आने वाला है और वो जानना चाहते थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हम पहली बार देखते हैं इस किंग को जो कि हंसते हुए कहता है कि चलो जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज के बीच में हूँ अभी। जहाँ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा इन्वेस्टेड था एक तरीके से एक कॉमिक बुक को पढ़ने में, जहाँ वो सोचा था मुझे कुछ भी करके इस कॉमिक को तो पढ़ना ही है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वहीं भी हम देखते हैं गरम जहाद को जो कि बैम से भी बात कर रही थी और कहती है मैं तुम्हें जैसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हारी रियल स्टोरी की काफी स्मॉल पोर्शन ही तुम्हें बता सकती हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें अभी नहीं दे रही हूँ उन चीजों के बारे में तुम्हें पता लग जाएगा जब ठीक समय आएगा और तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होगे और तुम्हारे अंदर वो ताकत आ चुकी होगी, तुम उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। बैम उसे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन गरमजाट कहती है मुझे पता है तुम काफी ज्यादा क्यूरियस हो अपने बारे में जानने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा नहीं बता सकती जितना तुम हैंडल कर सकते हो इस मोमेंट पे, क्योंकि ऐसा करने पे तुम अपने आप को ही खत्म कर लोगे। जो सुनकर बैम थोड़ा सा निराश हो गया था। गरम ऐसे इसको देखकर कहते इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है और बैम को ये भी एडवाइस देती है कि जब तक तुम खो नहीं जाते हो तुम पक्का सच ये पता लगा सकते हो टाइम के साथ, जिस चीज से बैम भी एग्री कर जाता है। और अब ग्रैमजाद चीजों को स्टार्ट करने वाली थी और वो सबसे पहला क्वेश्चन बैम से पूछती है कि तुम जहाद इस टावर के किंग के बारे में कितना जानते हो। इसके जस्ट बाद सीन शिफ्ट होता है एक अजीब सी जगह पे जो कि फ्लोर डेथ का एक रास्ता था और हम देखते हैं यहाँ पे यूराहा, कराका और वैंगनान को। यूरा काफी सरप्राइज थी और आसपास देख के पूछती है कि हम कहाँ पर है, जहाँ पे कराका ने समझाता है कि यही फ्लोर डेथ की असली जगह है जहाँ वो एक रास्ते को फॉलो करते हुए आए थे। कराका ने सीधे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे काफी केयरफुल रहने की जरूरत होगी क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं वो सभी लोग मर चुके हैं और उनकी कोई भी सोल उनके पास नहीं है। यह जगह काफी डेंजरस है यहाँ तक कि रैंकर्स के लिए भी। यूरा उससे पूछती है क्या मुझे व्हाइट को बाहर निकाल लेना चाहिए, लेकिन कराका कहता है कि नहीं, अभी उसे वैसे ही रहने दो क्योंकि वैसे ही अभी कराका को इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा गेट कीपर से जो कि इनके सामने आने ही वाला है और इसीलिए अगर ये 2 रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना कि 3। तो फिर यूरा काफी फनी सा फेस बनाते हुए डरते हुए कराका से पूछती है कि जैसे कि मैंने अफवाह सुनी है क्या ये बात सच है कि फ्लोर डेथ में एंट्री के लिए आपको अपनी सोल या किसी और पर्सन की सोल को देना पड़ता है, क्या हमें किसी की सोल नहीं चाहिए ऑफर करने के लिए। जिस पे कराका कहता है कि किसी एक पर्सन की सोल नहीं बल्कि जितने भी लोग जिंदा यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी की सोल को ये लोग ले लेते हैं। जो सुन के तो यूरा काफी डर जाती है लेकिन कराका कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक हिडन रास्ता पता है एंट्री के लिए और अगर गलती से एनिमी हमारे सामने आ भी जाता है तो बिना पैनिक के तुम बस वैसे ही रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब यूरा कराका को फॉलो करते सोच रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ्लोर डेथ पर एक स्लेयर के साथ आऊंगी और वैसे भी ये बंदा कि ट्रेन पर कैसे आ गया, वहाँ पे तो रैंकर अलाउड ही नहीं है। यूरा कराका को देखते हुए भी सोच रही थी कि जैसे ही चल रहा है मैं फील कर सकती हूँ एक ट्रेमेंडसली पावरफुल शिंशु को जो कि इसके अंदर से आ रही है और अगर इसे गलती से थ्रोन मिल गया तब तो हम चाहकर भी इसे कभी नहीं हरा सकते। हमें पक्का अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। वो इनके साथ जो बंदा अपना मुंह ढक के चल रहा था यानी कि वैंगनान अपने मन में सोच रहा था कि मुझे बिलीव नहीं होता कि कराका जो कि फक्स है हमारे साथ है, ये बंदा एक लेजेंड है और चीज अगर इसी तरह से चलती रही तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा इसको पीछे से धोखा देने में जैसा कि लोगों ने प्लान किया था और इसीलिए इसको उस परफेक्ट मोमेंट का ध्यान रखना होगा जब कराका इनके साथ ना हो। जब हम कराका को देखते हैं इसके हाथ में वही अंगूठी थी जो कि वैगनन के पास भी थी। दूसरी तरफ यूरी जो कि अभी उस ऑफर को सुन रही थी जो फेवर से करना है, इनसे पूछती है कि आखिर हेल जो ये कैसा नाम है, ये तो बहुत अजीब सी चीज है, मैंने पहली बार सुना है। लड़कियों ने बताती है कि ये बंदा एक वॉरलॉर्ड का है जो कि करेंटली साउथ सिटी में राज करता है और फ्लोर ऑफ डेथ की इनर जगह पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई है यानी कि साउथ सिटी जहाँ का रूलर हेल जो है और दूसरी नॉर्थ सिटी जहाँ पर गैरमसाद है। ये लड़की ने ये भी बताती है कि नॉर्थ सिटी के अभी राज करने वाले लोग ग्रैंड डी ली के नाम से जाने जाते हैं जबकि इस जगह पर हेल जो काफी टाइम से रूलर बना हुआ है। इसके साथ हमें कहानी भी सुनाई जाती है कि कैसे हेल जो एक वॉरलॉर्ड जो कि साउथ सिटी का एक तरीके से तानाशाह है, वो काफी ज्यादा क्रूर और काफी ज्यादा तेज है जिसे सभी लोग डरते हैं सिटी के अंदर।
ये बंदा कभी भी किसी पे भी बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता और अगर ये किसी बंदे से चिढ़ जाए तो उन्हें बंद कर देता है इटर्नल प्रिजन के अंदर। यहाँ से किसी भी अगर आदमी से पूछा जाए तो सभी वो इसे इविल और लोलेस मैन कहेंगे। लेकिन इसी के साथ हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई जाती है एक फ्लैशबैक के थ्रू कि कैसे ये बंदा पहले एक होल रिपेयरमैन था साउथ सिटी के अंदर। ये वही होल है जिसके थ्रू ब्लड अंदर आता है। ये लड़की भी इन लोगों को इसके बारे में बताती है कि कैसे इसका यूज करके शिनशु को बाहर से अंदर लाया जाता है यहाँ के लोगों के लिए। और अगर कहानियों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि हेलजो को सारी चीजें पता है क्योंकि इसने बहुत लंबे समय से होल्स के ऊपर काम किया है। और एक समय के बाद साउथ सिटी के जो पुराने रूलर थे यानी कि ग्रैंड डी शाह उन्हें हेलजो के ऊपर भरोसा होने लगा और कुछ समय बाद उन्होंने इसे एक अलग ही पोजीशन दे दी जिसका नाम था टॉप होल मास्टर। लेकिन हेलजो के एम्बिशन कुछ ज्यादा ही बड़े थे। ये पोजीशन मिलने के बाद उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया जहाँ पे उसने अपने हिसाब से सभी होल्स को स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया और चीजों को चेंज कर दिया जिससे वो उसे सूट करे। और इन रास्तों को कंट्रोल करने से एक सीधा मतलब ये है कि कोई भी इसको कंट्रोल करने वाला शिनशु को भी कंट्रोल कर सकता है या ऐसा कहीं साउथ सिटी के अंदर पूरी लाइफ को। और ऐसा करने के कुछ समय बाद ही हेलजो ने ग्रैंड डी शाह के जितने भी नौकर थे और यहाँ काम करने लोग थे उन सभी को धमका के ये बोला और कन्विंस कर लिया कि वो अब उसके लिए काम करे क्योंकि वही उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है डायरेक्टली। फ्लैशबैक में ये भी देखते कि कैसे इन दोनों का ये आमना सामना हुआ जब हेलजो ने तख्ता पलट कर दिया ग्रैंड डी शाह को हटा के। जहाँ भी पुराने राजा के जितने भी लोग थे वो सभी हेलजो के साथ आ गए थे और इन सभी चीजों के अंत में वो बना एक नया राजा यानी कि वो बंदा जो साउथ सिटी को आज राज करता है। यूरी को सारी बातें सर में आ गई थी और अब वो पूछती है तो तुम लोग हेलजो को यहाँ से हटाना क्यों चाहते हो। इवान कहता है कि अगर एक छोटी सी क्रांति ही थी तो क्या फर्क पड़ता है भला फक से गाइड को यहाँ इन्वॉल्व होने से क्या मतलब है। जहाँ भी लड़की काफी इंपॉर्टेंट चीज बताती है कि एक्चुअल में हेलजो जो है फक के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और वो फ्रैगमेंट को कलेक्ट करके बाहर की दुनिया में भेजता है। और यूरी जब इस बात को सुनती है कि फ्रैगमेंट ऑफ थ्रोन जो कि एक बैम के पास भी है उसको ढूंढने और भेजने का काम यही बंदा करने वाला था। और बैम के पास करेंटली जो फ्रैगमेंट है वो भी इसी बंदे के द्वारा भेजा गया था कुछ समय पहले। कून और एंडोर से भी इस बात को सुन रहे थे। वही लड़की ये भी बताती है कि अगर अफवाह की माने तो ऐसा कहा जाता है कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास काफी अजीब आंखें हैं उसने सबसे पहले इसे ढूंढा था। लेकिन इसके बाद उसने वो चीज हेलजो को दे दी कि हेलजो को कहीं से पता लग गया था कि बाहर की दुनिया में लोग को ये चीज चाहिए और इसीलिए उसने इसको स्मगल करना शुरू कर दिया। और जहां तक इनके पास इंफॉर्मेशन है अभी तक 3 थ्रोन के फ्रैगमेंट बाहर भेजे जा चुके हैं जिनमें से एक थ्रोन फ्रैगमेंट फक के हाथों में लगा था जो कि बाद में वर्कशॉप बैटल के अंत में वियोल के पास आ गया यानी कि बैम के पास में। लेकिन बाकी 2 कहाँ गए इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और अगर सभी चीजों की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो आखिरी फ्रैगमेंट है यानी कि 4th थ्रोन फ्रैगमेंट वो अभी फ्लोर डेथ पर ही कहीं छुपा हुआ है और हेलजो अभी भी उसको ढूंढने में लगा हुआ है। यूरी अब कहती है तो तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या ये है कि जैसे वो फाइनल फ्रैगमेंट को ढूंढे उससे पहले ही मैं हेलजो को खत्म कर दूं। लड़की कहती है बिल्कुल सही, मैं चाहती हूँ कि ज्यूल ग्रेस को एक टारगेट ना बनने दे और इससे पहले ही हेलजो को तुम खत्म कर दो क्योंकि वियोल अभी भी रेडी नहीं है कि वो हेलजो से आमना सामना कर सके। और वैसे भी हमें पता है कि तुम इस जगह पे इसलिए आई हो ताकि तुम वियोल की हेल्प कर सको तो हमें नहीं लगता है अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए। तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। यूरी इस पर पोजीशन को सुनने के बाद सोचने लगती है कि ऐसे तो काफी सस्पिशियस चीजें हैं यहाँ पर लेकिन फिर उसके सभी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि रास्ता ये लड़की उन्हें दिखाने वाली है। और यूरी फाइनली डिसाइड करती है कि उनकी हेल्प करेगी जो सुनने के साथ ये लड़की काफी खुश हो जाती है और हुर्रे हुर्रे चिल्लाने लगती है। इवान यूरी को काफी अजीब नजरों से देखते हुए कहता है कि प्रिंसेस आप ऐसा नहीं करते, आपने सडनली ऐसी सस्पिशियस रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अब यूरी काफी गुस्से में थी और इवान को देखते हुए कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम रास्ता दिखाने वाले हो। उसके साथ ही इवान को धमकाती भी है। जहाँ हम देखते इस लड़की को जो कि अभी स्माइल कर रही थी और काफी खुश थी तो कहती है कि बदले मैं तुम्हें रास्ता जरूर दिखाऊंगी और तुम लोग को बाम तक भी लेके जाऊंगी। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं मास्टर जो को जो कि कॉमिक में बिजी था। वही जो सर्वेंट हेलजो को परेशान कर रहा था वो कह रहा था कि अभी भी आपकी कॉमिक खत्म नहीं हुई है। हेलजो इन्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए कहता है लेकिन इनका सर्वेंट कहता है कि कराका अपने रास्ते में है यहाँ आने के लिए जो कि एक स्लेयर है फक का। और सर्वेंट को भी देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान था और कहता है कि लगता है वो अपना लास्ट थ्रोन फ्रैगमेंट लेने आया है जैसा कि आपने उसे प्रॉमिस किया था बहुत लंबे समय पहले। जब हेलजो वापस अपने कॉमिक पढ़ने लगता है ये कह के कि तो क्या हुआ, हमने वैसे भी अभी तक उसे ढूंढना नहीं है और वैसे भी अगर वो यहाँ आ भी जाता है तो उसका क्या मतलब है, जब हमारे पास कोई चीज है नहीं तो हम भला उसे कैसे दे देंगे।
जय सर्वेंट उस प्रॉमिस की याद दिलाता है। जय हेल्जो कहता है क्या प्रॉमिस प्रॉमिस लगा रखा है तुमने। उसने भी प्रॉमिस किया था कि वो हमें इस जगह से, इस घटिया सी नर्क से बाहर निकालेगा। तुम इसी की बात कर रहे हो ना। जय सर्वेंट कहता है बिल्कुल सही मास्टर जो, मैं इसी प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब थोड़ा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि आखिर क्या बदल गया जब हमने पहला फर्स्ट थ्रोन फ्रेगमेंट उन्हें भेजा था। हमें सिर्फ कुछ नई बुक्स मिली हर महीने और एक टीवी मिला जो कि कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड से। यहाँ तक कि मैंने उसके लिए खास एक सीक्रेट होल भी बनाया था जो कि सीधे फ्लोर डेथ तक लीड करता है। और यहाँ पे हेल जो कहता है कि तुम पक्का ध्यान से उस बास्टर्ड को बता देना करो यहाँ आता है कि मैं उसके साथ अब और कोऑपरेट नहीं कर सकता। अगर उसे चाहिए थ्रोन फ्रेगमेंट का लास्ट हिस्सा तो खुद ही ढूंढ सकता है। साथ ही डांट के अपने सर्वेंट को यहाँ से भगा देता है कहते हुए कि चलो निकलो यहाँ से, मुझे वैसे ही अपनी कॉमिक पढ़नी है। जो डांट खाने के बाद सर्वेंट वहाँ से बाहर निकल जाता है कहते हुए कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब आप रेस्ट कर रहे हो और एंजॉय करें इस कॉमिक को, मुझे लगता है कि आपको रिकंसिडर करना चाहिए फक के साथ दोबारा काम करने के लिए। जहाँ पे जैसे ये बात हेल्जो सुनता है वो धमकाते हुए कहता है लगता है तुम्हारे कनपट्टी के बीच में एक गोली चाहिए तुम्हें, तभी तुम्हें समझ में आएगी मेरी बात। जहाँ हम ये समझ पाते हैं कि सर्वेंट काफी कोशिश कर रहा था हेल्जो को समझाने की, लेकिन इसकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि हेल्जो समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जहाँ सर्वेंट काफी फ्रस्ट्रेटेड था और हॉकनी को काफी भला बुरा कह रहा था, ये कहते हुए कि हम उस थ्रोन फ्रेगमेंट को ढूंढ लेते अगर वो यहाँ पर होता। उसके पास वो फ्री की आइज है जिसके साथ वो भाग गया यहाँ से। मैं कुछ ना करिए एक नया रास्ता निकालना होगा क्योंकि क्राक अगर यहाँ पर आ गया। और तभी हम देखते कैरेक्टर को जो कि पीछे से भागते हुए थी। जैसे हेल्जो का सर्वेंट इस पर्सन को आते हुए देखता है, इससे पूछता है कि अगर ऐसी क्या बात हुई जो तुम भागते हुए यहाँ पर आई हो। और हमें पता लगता है ये एक मिलिट्री कमांडर है जिसका नाम है शार्लेट द टेम्पट्रेस। जहाँ शार्लेट कहती क्या तुमने वापस अपने कोई फेल आइडियाज तो नहीं दे दिए हेल्जो को। जहाँ बे बंदा सुन के थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सिर्फ हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तो शार्लेट इस बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि भला फ्यूचर का क्या मतलब है हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास सोल ही नहीं है। लेकिन ये बंदा सॉन्ग सीधे कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो हमेशा के लिए तो ऐसे ही रहते रहो, क्योंकि मैं तो इस जगह को छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं जाकर अपने सोल को वापस ढूंढूंगा और टावर में क्लाइंब करूंगा। ऑस्कर काफी कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि फिर मैं और हेल्जो मिलके इस टावर को सीज कर लेंगे और हमें मिलेगा एक ट्रेमेंडस वेल्थ और पावर। तो सुन के शार्लेट थोड़ा सा हंसने लगती है और कहती है तुम हमेशा की तरह अभी भी उतनी एम्बिशियस हो। और तभी यहाँ पर एक आईबाग आ जाता है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है कि क्राका कासल के अंदर आ चुका है और ये इन्फॉर्मेशन हेल्जो तक भी पहुंचा दी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सर्वेंट क्राका को रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि मास्टर जो भी बिजी है, लेकिन क्राका कहता है बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए और अगर किसी भी तरीके से थ्रोन फ्रेगमेंट गायब हो गए तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। सर्वेंट टाइम काटने के लिए ये भी कहते हैं कि क्यों ना इतने लंबे समय के बाद आओ इतने लंबे सफर से तो थोड़ा सा चाय वगैरह हो जाए। क्राका कहता है मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने तब कुछ खाया था जो किसी और बंदे ने मुझे दिया था किसी और टेरिटरी से। जिसके जस्ट बाद वो सीधे हेल्जो से मिलने के लिए उसके महल में आ जाता है और देखते कहता है लॉन्ग टाइम नो सी हेल्जो। हेल्जो भी क्राका को नोटिस कर लेता है। वहीं क्राका इससे पूछता हंसते हुए क्या तुम्हें वो तोहफे पसंद आए जो मैंने तुम्हें भेजे थे, क्या तुम्हारे लायक है वो या नहीं। वहीं हेल्जो जैसे इसको देखता है वो सीधे कूद के नीचे आ जाता है और क्राका से एक गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारे अंदर सही में बहुत हिम्मत है जो तुम अपनी शक्ल यहाँ लेकर यहाँ पर आ गए। ना क्राका कहता है कि क्या दिक्कत है तुम्हें, हमने तुम्हें वो सारी चीजें भेजी जो भी हमने तुमसे प्रॉमिस की थी, लेकिन फिर भी तुमने हमें थ्रोन फ्रेगमेंट नहीं पहुंचाया। जहाँ पे हेल्जो गुस्सा था और कहता है जो डील मैंने फक के साथ की थी वो ये थी कि तुम मुझे इस जगह से बाहर निकालोगे। क्राका कहता है कि इतना आसान नहीं है ऐसी तुम्हारी सोल को वापस से रिक्लेम करना। जब हेल्जो कहता है कि तुम कितनी रिडिकुलस और बकवास बात कर रहे हो, मुझे तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है वैसे भी, क्योंकि कितना लंबे समय बीत गया तुम यही बात वापस से कह रहे हो मुझे, और तुम्हें थ्रोन फ्रेगमेंट के हिस्से पहुंचाए मुझे कितने बरस हो गए हैं, और ऊपर से टीवी जो तुमने मुझे दिया था इसमें सिर्फ एक न्यूज चैनल है बस। बताते बताते हेल्जो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और हमें उसके ऑरा में चेंज होते हुए देखते हैं, जो कि इस बात से काफी नाखुश था कि इस टीवी के अंदर सिर्फ एक न्यूज चैनल है। और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि हमेशा जब वो टीवी खोलता था उसके अंदर सिर्फ न्यूज आती थी, उसे कोई एक्साइटिंग शो देखना था। जब उसकी पावर के ऑरा में चेंज होने की वजह से वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगी थी। और हम देखते हैं वैंगनान को भी जिसके मुंह से अब वो कपड़ा हट गया था जिसे उसने मुंह ढक रखा था, जो सोचा था कि आखिर लुनेटिक किस बारे में बड़बड़ा रहा है। हम देखते हैं हेल्जो का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा जो कह रहा था कि अगर कोई भी इस टीवी को इतने लंबे समय तक देखेगा तो वो बेचारा एक्सप्रेशनलेस ही बन जाएगा,
क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि कैसा फील होता है पूरे दिन सिर्फ न्यूज देखना? और आजकल तो एंड्रॉइड सी ज़ात भी टीवी पे नहीं दिखाई देती। पहले जो गुस्से के साथ क्राउड कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे टीवी क्यों मांगा था? क्या मैं पूरे दिन बुढ़े लोगों को सूट के अंदर देखना चाहता हूँ? जब मैं क्राका इस बात को सुनता है तो काफी प्राउडली कहता है कि मैं सिर्फ न्यूज ही देखता हूँ। वैसे भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही है ना। जिस बात को सुन के हेल जो थोड़ा और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुड्ढे अपना मुंह बंद करो। तुम्हें जबरदस्ती अपने जैसी अच्छी चीजें मेरी तरफ नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारी पसंद है जरूरी नहीं वो मेरी भी पसंद हो। और वैसे भी तब तक कोई डील नहीं होगी जब तक तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालते। जो सुने क्राका कहता है कि लगता है मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। तो क्राका यहाँ पर सीरियस होकर कहता है कि मुझे वो इंट्रूडर लेकर आओ जो कि गायब हो गए थे बहुत समय पहले, और सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हेल जो इस चीज पे कुछ ध्यान नहीं देता। लेकिन क्राका उसे डांटते कहता है कि तुम्हें लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई। उनमें से एक ऐसा है जो कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इडियट। जो सुन के हेल जो एक काफी क्रीपी सी स्माइल देता है। वही हम देखते हैं वापस बैम को, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर तुम किंग ज़हात के बारे में कितना जानते हो। जो सुनकर बैम थोड़ा सोचने पड़ जाता है और कहता है कि मैं आज तक उसके बारे में कई बात ही सुना हूँ, सिर्फ मैं आज तक कभी मिला नहीं। और वैसे भी मैं एक इरेगुलर हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। और मेरे जैसे ही किंग ज़हात भी एक इरेगुलर थे। जब बैम आगे बताता है कि वो टावर के अंदर आए थे अपने कुछ साथियों के साथ, जिन्हें हम आज जानते हैं 10 ग्रेट फैमिली लीडर के नाम से, और उन्होंने एक डील बनाई एडमिनिस्ट्रेटर के साथ और बन गए इस टावर के किंग। जब बैम इसी के साथ किंग ज़हात को ऐसे एक्सप्लेन करता है, ऐसा बंदा जिसके पास इमोर्टल बॉडी है, कमांडर और पावरफुल शिनशू, और साथ ही में जो बंदा फक का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं बस इतनी सी बातें किंग ज़हात के बारे में जानता हूँ। बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा ग्रेट किंग जिसने टावर को अटैक किया और एक डील की बाद में, एक ऐसा इनविंसिबल वॉरियर जिसकी तारीफें 134 फ्लोर के सभी लोगों ने की। वो वॉरियर जो कि एंडलेसली क्लाइंब किया टावर के ऊपर, जिसने सबसे टॉप पे पहुंचने के बाद दया की यहाँ के लोगों के ऊपर और बन गया उनका राजा। और फिर कुछ टाइम बाद ही उसने डिसाइड किया कि वो अपना अटैक दे देगा यहाँ के डिसेंडेंट्स को जो कि इस टावर में रहते हैं। लेकिन क्योंकि उसका ब्लड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो किसी वुमन के साथ कोई भी चाइल्ड नहीं कर पाया। और इसीलिए पो विदाओ गुस्तांग ने, जो कि 10 ग्रेट फैमिली के लीडर्स में से एक है, उसने एक नई प्रोपोजिशन दी। इस प्लान के अंदर धीरे धीरे फीमेल चिल्ड्रन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि अपने आप में काफी आउटस्टैंडिंग हो, बाकियों से अलग और पावरफुल, और उनको दिया जाएगा ज़हात का ब्लड धीरे धीरे करके, और उन्हें कम्पीट करवाया जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट, और वो भी साथ में टावर चढ़ते हुए, ताकि उन सभी सिलेक्टेड लोगों में से जो भी सबसे इम्प्रेसिव और टैलेंटेड प्रिंसेस सर्वाइव करेगी वो बनेगी ज़हात की बीवी। और इसी तरीके से प्रिंसेस ऑफ ज़हात की शुरुआत हुई। और जिन प्रिंसेस ऑफ ज़हात के पास 13 मंथ सीरीज वेपन है, वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है उस टोकन को जो कि प्रूफ है उनकी पावर का, या ऐसा कहें वो ज़हात की आंखों में एक तरीके से एक्नॉलेज्ड प्रिंसेस हैं। और जो भी प्रिंसेस सारे 13 मंथ वेपन को कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएगी वही बन सकती है ज़हात की वाइफ। लेकिन हजारों युगों के बीतने के बाद भी आज तक कोई भी प्रिंसेस ऐसी नहीं है जो ये काम करने में सफल हो सके। और ये वही स्टोरी है जो कि ज़हात और प्रिंसेस के बारे में सदियों से एक दूसरे को सुनाई जाती है। लेकिन सच्चाई से काफी अलग है। जो पहली ज़हात प्रिंसेस थी उसके अंदर इविल मैजिक की वजह से, जो कि 13 मंथ सीरीज वेपन ने उसके ऊपर कर दिया था, उसका रिजल्ट ये निकला कि वो सभी प्रिंसेस को हेट करने लगी और वो लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे। और जब कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गया तो फैमिली लीडर के बीच में भी रिलेशन खराब होने लगे। बहुत लंबे समय पहले जब मैं भी चूज की गई थी प्रिंसेस ज़हात बनने के लिए, उस समय भी जो ओरिजिनल गोल था इस सिस्टम का वो कहीं खो सा गया था, और बस बच गया था तो कंपटीशन और एक दूसरे का मर्डर। और जैसा कि तुम आज के रूप में देख रहे हो, ये चीजें बस बन के रह गई हैं। एक लंबी सी लड़ाई जो कि सभी फैमिलीज के बीच में है, और प्रिंसेस ज़हात एक दूसरे के बीच में लड़ते रहते हैं फैमिलीज में पावर को पाने के लिए, जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हर दिन हर मोमेंट हर प्रिंसेस ये ट्राई करती रहती है कैसे वो अपनी दूसरी सिस्टर्स का गला काट सके ताकि वो इस कंपटीशन में जीत सके। और ऐसे chaos में रहना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये बिना मतलब की वॉर जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली थी चल रही थी। और उसी समय एक जीनियस अपेयर हुई और मुझे लगा कि शायद वो इस ट्रेजेडी को खत्म कर सकती है, और उसका नाम था एनी ज़हात। वो एक अल्टीमेट डिसेंडेंट थी जिसके अंदर खून था 2 लीडर्स का। एनी ज़हात के पास 13 मंथ का कलरलेस दिसंबर था, और उसकी पावर सभी के औकात से बाहर थी। उसके टैलेंट कुछ ऐसे थे कि यहाँ तक कि फैमिली लीडर्स के पास भी कोई चॉइस नहीं था बल्कि उसे एक्नॉलेज करने के अलावा। और ठीक उसी मोमेंट पे जब सभी को लगता था कि एक रूल कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उसी समय वो पागल हो गई। बैम जैसे इस बात को सुनता है काफी शॉक हो जाता है। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो बातें ग्रैम ज़हात को याद आ रही थी,
जहाँ बताया जा रहा था कि कैसे एनी जहाद एकदम से पागल हो गई और उसने सभी को मर्डर कर दिया, यहाँ तक कि जहाद फैमिली के लोग का भी जो भी उसके सामने आया, और अल्टीमेटली उसको ट्रैप कर दिया गया एक मिस्टीरियस लैबिरिथ के अंदर, या ऐसा कहे एक तरीके जेल के अंदर। और जब ऐसा हुआ तो ग्रैंडजाद को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि जिस लड़की के ऊपर उसे इतना भरोसा था, जिसे वो एडमायर करती थी, उसका एंड कुछ ऐसा होगा। और इसीलिए इसने सारे रिस्क लिए अपनी जिंदगी के ऊपर और वहां पे घुस गए उससे मिलने के लिए उस जेल के अंदर। और वहां पे ग्रैंडजाद को पता लगा जहाद का असली सीक्रेट, जहाँ पे एनी जहाद ने बताया था कि शुरुआत से किंग जहाद का कभी कोई मतलब ही नहीं था किसी से शादी करने का, और प्रिंसेस जहाद का सिस्टम क्रिएट करने के पीछे कुछ और ही रीजन था। इसका यूज करके जहाद सभी के इमीडिएट कंप्लेंट को खत्म कर देना चाहता था, और जो इंसिडेंट एनस जहाद के साथ हुआ था उसके पीछे भी किंग जहाद का हाथ था। और जितने भी फर्स्ट प्रिंसेसेस मारी गई थी वो सभी भी जहाद के थ्रू ही एक तरीके का षड्यंत्र था। और एनी जहाद को इन सब बातों के बारे में पता लग गया था, और इसीलिए खुद जहाद से इसके बारे में क्वेश्चन करने चली गई। लेकिन जो उसने सुना वहाँ पे तो काफी ज्यादा क्रूर सीक्रेट था। और यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग सी रिवील होती है, जो ग्राम बताती है कि एक्चुअल में जहाद का भी एक पहला प्यार था जिसको कभी भूल ही नहीं पाया। बैम जिसके बारे में सुनता है तो और जानने की कोशिश करता है, जहाँ पे ग्रैम कहते हैं बिल्कुल सही, और उसका नाम था आर्लिन ग्रेस। और यहाँ पे ग्रैंडजाद ये भी कहती है कि यही वो पर्सन थी जिसकी वजह से सारी ट्रेजेडी चालू हुई, और यही वो सेम पर्सन है जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर भी आई है। किंग जहाद के इसी बहुत बड़ी सीक्रेट के साथ ही आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे हमें बैम के पास्ट के बारे में पहली बार काफी क्लियर चीजें पता लगी, और हमें यही पता लगा कि एक्चुअल में किंग जहाद कितना इविल है, और आखिर 13 मंथ्स इस वेपन कैसे एग्जिस्टेंस में आया। वही ना ग्रैंडजाद ने ये भी बता दिया कि किंग जहाद के एक फर्स्ट लवर थी जिसका नाम था आर्लिन ग्रेस, और इसका रिलेशन है बैम के साथ क्योंकि वही इसको दुनिया में लेकर आई है। लेकिन आखिर इसने ऐसा डाय क्यों नहीं कहा, और आखिर इन सब मिस्ट्रीज के पीछे क्या राज है, इन सब चीजों का खुलासा हमारे आने वाले वीडियोस में होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके सजेस्ट करें कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।